नमस्कार दोस्तों, संस्कृत स्कूलम पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम जनवरी 2024 के हल प्रश्न पत्र को हल कराएंगे और इसके पार्ट 3 को हल करवाएंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हल करवा चुके हैं। जैसा कि हमने बताया था आपको कि इसके पार्ट 1 में आपको पहला पैराग्राफ हल कराएंगे जो गद्यांश है, पार्ट 2 में दूसरा पैराग्राफ हल कराएंगे जो पद्यांश है, और तीसरे पार्ट में हम इसमें कि पेडागोजी से आए हुए 15 प्रश्नों को हल करवाएंगे। केवल प्रश्न हल ही नहीं करवाएंगे, साथ ही साथ उसमें आए हुए मुख्य बिंदुओं की चर्चा भी करेंगे और उनकी PDF भी आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आज हम पार्ट 3 आपके सामने लेकर के आए हैं। और इसमें जो पेडागोजी के प्रश्न आएंगे 15 क्वेश्चन, उसमें मुख्य बिंदुओं के साथ साथ हमने एक PDF बना के रखी है, कुछ मटेरियल इकट्ठा किया है और उस मटेरियल को आप तक पहुंचाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पढ़ाएंगे भी। अब देखिए, इसका जो पहला प्रश्न है, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरुआत करते हैं। इसका जो पहला प्रश्न है, अब 106 नंबर प्रश्न है। क्यों 106 नंबर प्रश्न से शुरुआत कर रहे हैं? क्योंकि 105 नंबर तक आपने पैराग्राफ में पढ़ रखा है। इसके 90 से 120 तक हल करना होता है, तो 90 से 105 तक 15 प्रश्न आप पैराग्राफ में हल किए हैं। शेष 106 से यहाँ से शुरू करेंगे। तो 106 से जो हम शुरुआत करने वाले हैं, ये पेडागोजी का प्रश्न है। पहला प्रश्न पेडागोजी का है, शुरू करते हैं यहीं पर। तो 106 नंबर पे क्या कह रहा है? अच्छा, समस्या सबसे बड़ी यही होगी कि संस्कृत में लिखा है, इसका हिंदी समझने में आपको कठिनाई हो रही होगी, तो हम हिंदी का अनुवाद भी साथ ही साथ करते हुए चलेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब इसमें देखिए, प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ है अधोंकितेषु किम कथनम नोचितम। पहले चीज जान लो, नोचितम। इस तरह के शब्द पकड़ लेना ध्यान से, यहाँ भी बहुत गलती आप लोग कर जाते हैं। नोचितम और उचितम दो शब्द मिलेंगे आपको। एक शब्द मिलेगा उचितम और एक शब्द मिलेगा नोचितम, जो लिखा हुआ है। नोचितम माने क्या होता है? नोचितम। उचितम माने क्या होता है? उचितम माने उचित है। इसमें इन 4 विकल्पों में से आपको ऐसा प्रश्न उत्तर का चयन करना है जो उचित हो। उचितम मतलब जो उचित हो वहां करना है, लेकिन यहाँ लिखा है नोचितम मतलब ना उचितम। मतलब इन चारों विकल्पों में से आपको ऐसे विकल्प का चयन करना है जो इस पंक्ति के लिए उचित ना हो। अर्थात जैसे आप पढ़ते होंगे अशुद्ध विकल्प का चयन करें, तो उस तरह से यहाँ अशुद्ध विकल्प का चयन करना। 3 उचित हैं, एक अनुचित है, तो अनुचित को ही नोचित कहा गया है। तो इस तरह के शब्दों पर पहले आप ध्यान दे दिया करिए कि नोचितम लिखा है मतलब ऐसा विकल्प का चयन करना है जो इस वाक्य के लिए गलत है, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, यह है नोचितम। और अगर लिखा हो उचितम, तो ऐसे विकल्प का चयन करो जो उचित हो। जहां उचितम लिखा होगा वहां उस वाक्य के लिए दिए गए चारों विकल्प में से एक सही, 3 गलत होंगे। और जहां नोचितम लिखा होगा वहां 3 सही और 1 गलत होगा। तो नोचितम ऐसे शब्द पर आप ध्यान रखना है। जैसे आप पढ़े होंगे, हिंदी में प्रश्न आते हैं, सीटेट में जब हिंदी में प्रश्न आते हैं, सीटेट हो या यूपी टेट हो, कहीं भी प्रश्न आते हैं, तो लास्ट में लिख दिया जाता नहीं है। इसका मतलब 3 सही होते हैं, गलत होता है, उस गैर गलत का चयन करना। उदाहरण के लिए आपको दे दे, जैसे कह दिया जाए श्रीशाह पद में कौन सी संधि, नहीं सॉरी, दीर्घ संधि के लिए कौन सा विकल्प उचित नहीं है। अब दीर्घ संधि के लिए कौन सा विकल्प उचित नहीं है, तो इसके लिए आपके सामने जो 4 विकल्प होंगे उसमें से 3 विकल्प दीर्घ संधि के सही होंगे, एक गलत होगा। गलत का ध्यान रखना, गलत का चयन कर लेना है। और आपको ऐसे शब्दों पर ध्यान देना जहां नहीं है लिखा जाता। इसीलिए आजकल देखा होगा कि जब प्रश्न में नहीं है लिखा जाता तो नहीं को बोल्ड कर देते हैं, क्योंकि अधिकांश छात्र क्या करते हैं, समय बचाने के लिए शुरुआत का आधा प्रश्न पढ़ लेते हैं और पीछे का आधा प्रश्न नहीं पढ़ते हैं। उनको लगता है यही सही है। प्रश्न पढ़ा कि निम्नलिखित विकल्पों में से दीर्घ संधि का कौन सा विकल्प सही, यहां तक पढ़ा, आगे पढ़ा नहीं, बस विकल्प सही ढूंढने लगे उसमें, जबकि आगे लिखा था नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों पर भी आप ध्यान रखेंगे और उसी को संस्कृत में नोचितम कहा गया है, उचित नहीं है। ठीक है, अब क्या उचित नहीं, तो इसका मतलब हुआ निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ है अधोंकितेषु किम कथनम नोचितम। निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में, मतलब ये जो नीचे वाक्य लिखा है, इस वाक्य के संदर्भ में अधोंकितेषु, अधोंकितेश मतलब ये जो 4, अधोंकितेश का मतलब होता है नीचे लिखे हुए, निम्नलिखित भी कह सकते हैं। ये जो निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें कौन सा कथन नोचितम, कौन सा कथन उचित नहीं है, मतलब गलत है। अब वाक्य क्या है? वाक्य है लयः गीतम गानम च एता बालकानां प्रवृत्तयः उपायानि। लय, गीत, गान, ये आप अच्छे समझ रहे होंगे। लय, धुनादि, गीत, गाना, कहते हैं ये जो चीजें हैं, ये इता मतलब ये तीनों चीजें, तीनों बिंदु बाला नाम प्रवृत्तय उपायन, बालकों की प्रवृत्ति और उपाय के लिए हैं। तो कौन सा प्रवृत्ति और उपाय यहाँ पर उचित नहीं है? मतलब 3 ऐसी चीजें हैं जहां लय, गीत, गान बालकों के लिए उचित है, एक उचित नहीं है।
मतलब लय गीत गान जो है, इनमें से 3 विकल्प ऐसे हैं जो बालकों के लिए उचित हैं, एक विकल्प ऐसा है जो लय गीत गान उचित नहीं है। तो किस विकल्प के अंतर्गत ये उचित नहीं बताया गया है वो आपको चुनना है। पहला, शब्दावल्या समृद्धकरणस्य, मतलब शब्दावली का समृद्धकरण, मतलब लय गीत गान से शब्दावली क्या की समृद्धि होती है, क्या शब्दावली विकसित होती है बच्चों की। अच्छा, दूसरा है शब्दान वाक्य संरचनांच कंठस्थीकरणस्य, शब्दों के वाक्य की संरचना, वाक्य रचने में और कंठस्थीकरण याद करने में। कंठस्थीकरण का मतलब होता है याद करना, तो शब्दों के ज्ञान में, वाक्यों की रचना करने में और कंठस्थीकरण मतलब याद करने में क्या ये सहायक हैं तीनों। अच्छा, अगला उच्चारण अभ्यासस्य, उच्चारण के अभ्यास के लिए क्या ये सहायक हैं, या अभिव्यक्ति संवर्धनस्य वाक्यानाम लयस्य च, अभिव्यक्ति के संवर्धन के लिए और वाक्य के लय के लिए। अब इन 4 विकल्पों में से आपका कौन सा विकल्प सही है, मतलब जो उचित नहीं है। मतलब कि लय गीत गान ये बालकों की उपाय, मतलब प्रवृत्ति और उपाय के लिए इनमें से, या ऐसे सीधे हिंदी में समझ लो कि लय गीत और गान ये 3 चीज़ों से बालकों में किसका विकास होता है वो आपको नहीं चुनना है, किसका विकास नहीं होता है वो चुनना है। तो शब्दावली के समृद्धिकरण का, क्या इनके जानकारी से, इनके ज्ञान से शब्दावली समृद्ध होती है, बच्चों में शब्दावलियाँ बढ़ती हैं। वाक्यों और शब्दों और वाक्य के संरचना तथा कंठस्थीकरण से, मतलब क्या छात्रों में शब्दों की अभिवृद्धि होती है, इनसे क्या वाक्य संरचना, वाक्य की संरचना में वृद्धि होती है, या कंठस्थीकरण याद करने में सहायता मिलती है। उच्चारण अभ्यास, उच्चारण का अभ्यास होता है। अव्यक्ते संवर्धनस्य वाक्यानाम लयस्य च, वाक्यों के उच्चारण में लय, धुन और लय के साथ वाक्य को बोलने में, और अभिव्यक्ति के संवर्धन में, अभिव्यक्ति मतलब व्यक्त करना, बोलना, प्रस्तुत करना, तो क्या प्रस्तुतिकरण में किसमें सहायता मिलती, किसमें नहीं मिलती है। तो जिसमें नहीं मिलते उसको आपको चुनना है। तो देखो ये ऐसा प्रश्न है कि ये जो आयोग के द्वारा, मतलब एनटीए के द्वारा इसको गलत ठहरा दिया गया था। कारण क्या था, इसका नंबर कॉमन कर दिया गया था। कारण क्या था कि चारों विकल्प उचित हैं, और जब चारों विकल्प उचित हैं तो इसका मतलब है ये जो प्रश्न है थोड़ा गलत है, क्योंकि गीत लय गान से शब्दावली भी विकसित होती है, बच्चों में शब्दावली का विकास होता है, शब्दावली भी समृद्ध होती है, कह सकते हैं शब्दों का भी विकास होता है, शब्द और वाक्य संरचना तथा कंठस्थीकरण में, इससे याद भी होता है, वाक्य की संरचना रचने में भी बच्चों को आसानी होती है। उच्चारण अभ्यास, उच्चारण का अभ्यास भी होता है इनसे बच्चों का। अभिव्यक्ति संवर्धनस वाक्यानाम लयस्य च, इसका भी विकास होता है। अब आप खुद सोचिए कि किसी गाना को याद करना आसान होता है, गद्य को, गाना को याद करना आसान, 4 बार गाना सुने याद हो गया तो कंठस्थीकरण में आ गया। 4 बार गाना सुनते हैं याद हो जाता है, कंठस्थीकरण हो गया। और जब उसको बार बार बोलेंगे तो उच्चारण का भी अभ्यास हो जाएगा, उसमें शब्दावली का भी विकास होगा, तमाम नई नई शब्दावलियाँ उसमें मिलेंगी आप, और अभिव्यक्ति का संवर्धन भी होगा, और लय मतलब धुन के साथ वाक्यों को बोलने में भी सहायता मिलेगी इससे। तो इसका मतलब चारों विकल्प सही हैं, इसलिए ये प्रश्न कॉमन कर दिया गया था, इसका नंबर सबको कॉमन दे दिए गए थे। इसमें नोचितम मतलब जो उचित नहीं, ऐसा कोई वाक्य ही नहीं है, चारों उचित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक स्तरे पुस्तकालय से प्रयोग विषय अधोंकितेषु किम सत्यम नास्ति। अब देखो यही सबसे पहले आप प्रश्न में लास्ट में देख लिया करो, उचितम नोचितम, सत्यम अस्ति सत्यम नास्ति, ये देखा करो। ये तो आसानी से आप समझ सकते हो, संस्कृत में लिखा हो, चाहे इंग्लिश में लिखा हो, चाहे हिंदी में लिखा हो, अगर नहीं के लिए कहा गया तो उसको आप समझ जाएंगे कायदे से। अब लिखा किम सत्यम नास्ति, मतलब क्या सत्य नहीं है, ऐसे ही पढ़ना आपको। संस्कृत बहुत अच्छे तो आप लोगों को आती नहीं होगी, अरे ऐसा नहीं कि नहीं आती होगी, कुछ लोग हैं जिनको आती भी होगी, जो लोग संस्कृत नहीं पढ़े उनको नहीं आती होगी अच्छे से। तो उनको जब अच्छे से नहीं आती होगी तो वो कैसे हल करेंगे, तो उनको सबसे पहला तरीका यही कि लास्ट में देखा करो कि क्या लिखा है, सत्य है, असत्य है, उचित है, अनुचित है, चयन किसका करना है हमको, पहले तो ये जानकारी रख लेना। तो किम सत्यम नास्ति, क्या सत्य नहीं है, नास्ति माने नहीं है, क्या सत्य नहीं है। अब उसके बाद पूरा प्रश्न पढ़िए। प्रारंभिक स्तर, मतलब प्रारंभिक स्तर पे, मतलब बेसिक स्तर पर, पुस्तकालय से प्रयोग विषय, पुस्तकालय के प्रयोग के विषय में, अधोंकितेषु, अधोंकितेषु का मतलब होता है निम्नलिखित में से, पुस्तकालयम के निम्नलिखित में से किम सत्यम नास्ति, कौन सा विकल्प सही नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं और पुस्तकालय के प्रयोग के विषय में इन चारों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, मतलब 3 सही हैं, 1 गलत है, उस गलत का विकल्प का चयन करना है।
ठीक है। अब फिर पहले वाक्य दे दिया, उसके बाद चारों विकल्प दिए। वाक्य क्या दिया कि पुस्तकालयम केवलम पुस्तकानाम संग्रहस्थानम इति न मन्येत अपितु, मतलब पुस्तकालय केवल पुस्तकों के संग्रह का स्थान ही नहीं है, बल्कि, अब ये वाक्य है, इसके चार विकल्प हैं। मतलब ये वाक्य कह रहा है कि पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, ये तो निश्चित है, लेकिन केवल पुस्तकें संग्रह करके रखी गई हैं, इकट्ठा करके रखी गई हैं, या कुछ और भी होता है। तो वही कहा गया है कि पुस्तकालय केवल पुस्तकों के संग्रह का ही स्थान नहीं है, बल्कि छात्राः बाल साहित्य से विविधाभि सा अवगता भवेयुः, बल्कि छात्र बाल साहित्य से, क्योंकि प्रारंभिक स्तर पे है, तो प्रारंभिक मतलब एक कक्षा 1 से 5 तक के हैं, तो जब कक्षा 1 से 5 तक के हैं तो वहाँ जो पुस्तकें होंगी वो बच्चे जो पढ़ेंगे वो बाल साहित्य ही पढ़ेंगे। तो छात्राः बाल साहित्यस्य, मतलब छात्र बाल साहित्य के विविध विधाओं से के साथ अवगत होंगे। मतलब छात्र जो लाइब्रेरी में जाएंगे, पुस्तकें तो वहाँ ही हैं, इसके अलावा क्या छात्र बाल साहित्य के विविध विधाओं से अवगत होंगे, ये एक विकल्प दिया। अब आप बताइए कि पुस्तकें के लाइब्रेरी में केवल पुस्तकें नहीं रखी जाती हैं, बल्कि जब छात्र जाते हैं तो उस लाइब्रेरी से एक लाभ और होता है कि छात्र बाल साहित्य के विविध विधाओं से अवगत होंगे। ये देखिए क्या सही गलत है, अब आप सोचिए। दूसरा, पुस्तकैः सह संलग्नस्य सक्रियम वातावरणम भवेत, पुस्तकों के साथ लग जाने से, लगकर पढ़ाई करने से सक्रियम वातावरणम भवेत, सक्रिय वातावरण होता है। मतलब जैसे हम घर में बैठ के अकेले पढ़ते हैं, किसी एक पुस्तक को लेकर पढ़ते हैं, उसका वातावरण, और जहाँ 1000 पुस्तकें रखी उसका वातावरण अलग अलग होता है। तो वही कहा गया है कि पुस्तकों के साथ लग करके सक्रिय वातावरण होता है। क्या ये सही है या गलत है, अभी आप बताएंगे। तीसरे नंबर पे, अध्यापकाः तथा च अन्ये वयस्काः पुस्तकालयेषु पठन व्यवहारस्य आदर्शम स्थापने सक्षमाः भवितुम् अर्हन्ति, अर्थात अध्यापक और अन्य वयस्क, वयस्क मतलब है बड़े लोग थोड़ा सा, तो अध्यापक और अन्य वयस्क लोग जो होंगे वो पुस्तकालय से पठन व्यवहार से, पुस्तकालय में पठन व्यवहार का मतलब पढ़ने में आदर्श स्थापने सक्षमाः भवितुम् अर्हन्ति, आदर्श स्थापित करने में सक्षम होंगे। मतलब अध्यापक और अन्य वयस्क जाएंगे पुस्तकालय में पढ़ेंगे और पढ़ने के लिए आदर्श स्थापित करने में सक्षम होंगे। वहाँ बैठ के पढ़ेंगे तो अन्य छात्र भी जो है उनको देख करके पढ़ाई करेंगे। ये सही है गलत है। और चौथे नंबर पे, पुस्तकालये पाठ्य पुस्तकस्य उच्च स्वरेण पठनम संभवति, मतलब पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तक को उच्च स्वर में पढ़ने में संभव होंगे। मतलब बच्चे जाएंगे लाइब्रेरी में, पाठ्य पुस्तक को देखेंगे और तेजी से पढ़ने में सक्षम होंगे। क्या ये सही? अब चारों में से आप समझ गए होंगे कौन सा सही है। तो वही है, अब इसको एक बार हिंदी में और समझाते हैं कि इसका कहने का मतलब है कि पुस्तकालय में केवल पुस्तकों का संग्रह ही नहीं होता है, बल्कि कुछ और भी होता है। अब इनमें से 4 विकल्प हैं, इनमें 3 चीज़ें होती हैं, एक नहीं होती हैं। कौन सी 3 चीज़ें हैं? तो पहले कहा छात्र बाल साहित्य के विविध विधाओं से परिचित होंगे। क्या ये पुस्तकालय में पुस्तकों के साथ होंगे सकती है क्रिया? पुस्तकालय सा संलग्न से सक्रिय वातावरण भवेत, पुस्तकों के साथ में संलग्न होकर पढ़ाई करने सक्रिय वातावरण बढ़ेगा। तीसरा, अध्यापक और अन्य वयस्क पुस्तकालय में पढ़ने में आदर्श स्थापित करने में सक्षम होंगे। मतलब सब लोग जाएंगे वहाँ बैठ के पढ़ेंगे तो जो छोटे लोग और हैं वो भी देखेंगे, तो उनके लिए वो आदर्श स्थापित हो रहा है। और चौथा, पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों के साथ में जोर से वो पढ़ सकते हैं। क्या ये उच्च स्वरण मतलब होता है तेजी के स्वर के साथ, मतलब जोर से पढ़ सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? अब इसमें आप बताइए। तो आपको पता होगा कि बाल साहित्य के विविध विधाओं से परिचित होंगे, बिल्कुल होंगे। संलग्न होकर सक्रिय वातावरण होगा, बिल्कुल होगा। अध्यापक और अन्य वयस्क जब बैठेंगे पुस्तकालय में तो अन्य छात्रों के लिए वो आदर्श होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन पुस्तकालय में तेजी के साथ नहीं पढ़ा जाता है, तो यही विकल्प सही होगा, क्योंकि यही सत्यम नास्ति, यही सत्य नहीं है। तो इस यहाँ विकल्प जो होगा वो चौथा सही होगा, क्योंकि पुस्तकालय में तेजी से नहीं पढ़ा जाता, मंद स्वर में पढ़ा जाता है, उच्च स्वरेण नहीं, निम्न स्वरेण। यहाँ लिखा हुआ था निम्न स्वरेण पठनम संभव, तो संभव था, उच्च स्वरेण नहीं होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अब इसको देखिए। अगला प्रश्न है, साक्षरताम अर्जनाय निम्नांकितेषु कस्याम निपुणता स्यात्, मतलब साक्षरता अर्जन करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी निपुणता होनी चाहिए? साक्षरता अर्जन करने के लिए, साक्षर होने के लिए
साक्षरता अर्जन करने के लिए, साक्षर होने के लिए निम्नलिखितों में से किसकी निपुणता होनी चाहिए। अब सबसे पहले तो जान लो साक्षरता होता क्या है। सबको पता साक्षरता शब्द सुने होंगे, लेकिन साक्षरता होता क्या है। साक्षरता का मतलब ज्ञान नहीं है। साक्षरता का मतलब होता है व्यक्ति अक्षरों से युक्त हो जाए, अक्षरों को पहचाने, अक्षरों को जोड़ करके शब्द बनाए, ये साक्षरता है। जिला साक्षरता मिशन करके कुछ पहले एक योजना चलती थी, प्रौढ़ शिक्षा साक्षरता मिशन, ये योजनाएं चलती थी। और आपको पता है प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता मिशन किसके लिए चलती थी, जो थोड़ा एजेड हो गए हैं उनके लिए चलती थी, अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से। तो साक्षरता का मतलब जो लोग पढ़े लिखे नहीं उनको भी साक्षर बनाना। साक्षर बनाना, ज्ञानी बनाना अलग अलग बातें हैं। साक्षर में केवल अक्षरों से परिचित हो जाएं, कुछ काम की चीज़ें पढ़ सकें, सामने मिले उसको पढ़ लें, कुछ लिख सके थोड़ा बहुत, दस्तखत कर लें। जैसे पहले से हम लोग कहते थे हम अपने बच्चे को पढ़ा लें, बस दस्तखत कर लें, चिट्ठी पाती पढ़ लें, तो साक्षरता है। साक्षरता का मतलब केवल अक्षरों से परिचित हो जाएं, कुछ जोड़ के पढ़ लें, ये साक्षरता होता है। और ज्ञानी अलग है, वो तो आप जान रहे होंगे। विद्वान अलग होता है। तो वही कहा गया साक्षरता अर्जन करने के लिए, मतलब साक्षर होने के लिए निम्नलिखित में से किसकी निपुणता होनी चाहिए। किसकी निपुणता हो तो व्यक्ति साक्षर हो जाएगा। अब किसकी निपुणता हो तो विकल्प दिया ध्वन्यात्मक अवधानतायाम प्रवाहेचा, ध्वन्यात्मक अवधानता का और प्रवाह का। मतलब कोई व्यक्ति ध्वनि में को ध्यान से बोले और प्रवाह से बोले। साक्षर तो ऐसा नहीं कर सकता, इसकी जरूरत नहीं है। ये तो तब होगा जब विद्वान होगा। दृश्य शब्दालीनाम प्रतिमानानां च प्रत्यभिज्ञानम। दृश्य शब्दालीनाम मतलब दृश्य शब्द जो हैं उनका, दृश्य शब्दालीनाम और प्रतिमानानां च, इनके होने से क्या व्यक्ति साक्षर हो सकता है। अब इसको भी जानना है क्या इसके साथ साक्षर है। अब दृश्य शब्दालीनाम का मतलब ये भी कह सकते हो कि दृश्य ध्वनियों का, और प्रतिमान का मतलब जो सामने दिख रहे हैं हमको पैटर्न, तो उनके प्रत्यभिज्ञान से क्या इनको देखने से हो सकता है। तीसरा कूटानुवाद और भाषा अवबोधन से। कूटानुवाद डिकोडिंग जिसको बोलते हैं, और भाषा को अवबोधन भाषा को जानने से, केवल जो भाषा को समझ जाए बोलने में या सुन करके या देख करके। और सटीकता ध्वन्यात्मक बोधस्य, और सटीकता तथा ध्वन्यात्मक बोध से। इन चारों में ये तीन चीज़ें जो हैं ये सब आसान नहीं है, लेकिन साक्षरता को अर्जन के लिए कूटानुवाद का होना बहुत जरूरी होता है। कूटानुवाद मतलब डिकोडिंग और भाषा अवबोधन का होना जरूरी। अब पहले तो ये जानो डिकोडिंग होती क्या है, भाषा अवबोधन होता क्या है, इन दोनों को आप जानेंगे। अब इसके लिए हम ऐसे जो बिंदु थे उनके लिए हम थोड़े छोटे नोट्स बना रखे हैं, ताकि आपको हम सामने दिखाएंगे। नोट्स आप देखिए, भाषा अवबोधन क्या है, मौखिक हम आपको बता दे रहे हैं, डिकोडिंग क्या है, भाषा अवबोधन क्या है। डिकोडिंग का मतलब एक एक अक्षर को जोड़कर पढ़ना होता है। जैसे मान लो लिखा है का म ल, ऐसे का अलग कर दिया, म अलग लिखा है, ला अलग अलग लिखा है। जैसे नरसी के जी कक्षा 1-2 की पुस्तक में लिखा जाता है का, जैसे लिखा नहीं जाता का म ला का माला, ऐसे पढ़ते थे कक्षा 1-2 के पुस्तकों में, और साक्षर बना रहे हैं उनको। का म ला का मतलब जैसे लिखा ए एम आई टी, अब जोड़ेंगे ए एम आई टी, AMIT अमित, ये है डिकोडिंग। मतलब एक अक्षर को दूसरे अक्षर से जोड़ करके नई ध्वनि उत्पन्न करना ही डिकोडिंग कहलाती है। अब इसको जो हमने नोट्स बना रखा है, PDF बना रखा है, उसको हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये देखिए हमने PDF बना रखा है इसकी डिकोडिंग की, ये आपको भी उपलब्ध करा देंगे हम। अब लिखा डिकोडिंग, डिकोडिंग है क्या ये, तो लिखा है साक्षरता कौशल निस्संदेह प्रत्येक मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है। ये हमें जानकारी एकत्रित करने, नई चीज़ें सीखने और हमारी मातृभाषा और विदेशी वर्णमाला के पीछे छिपी दुनिया का पता लगाने के लिए सक्षम है। तो साक्षरता कौशल जो लिखा हुआ है वो कौशलों में से एक है, और ये हमें जानकारी एकत्रित कर, ये सारी चीज़ें। फिर लिखा है साक्षरता विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। डिकोडिंग कूटानुवाद घटक, कूटानुवाद है मतलब साक्षरता को साक्षरता का विकास हमारे तभी हो सकता है जब हमको डिकोडिंग का पता हो, कूटानुवाद का पता हो। वही लिखा साक्षरता विकास का एक महत्वपूर्ण घटक डिकोडिंग है। साक्षरता का विकास हमारे तभी, वही पीछे लिखा था साक्षरता अर्जनाए, साक्षरता को अर्जन करने के लिए हम साक्षर कैसे होंगे उसके लिए सबसे जरूरी क्या है सब जरूरी, चारों विकल्प थे, लेकिन सबसे जरूरी है डिकोडिंग करना। भाई हम अक्षर को जब एक एक करके पहचानेंगे,
फिर उसके बाद जोड़ के बोलेंगे, तभी तो हम साक्षर हो पाएंगे। भाई जब तक हमको का नहीं पता चलेगा, पा नहीं पता चलेगा, ला नहीं पता चलेगा, तब तक हम कमल कैसे बोलेंगे? और कमल बोलने के बाद फिर हमसे कहा जाए कमल पर 10 वाक्य बनाओ, तो 10 वाक्य तभी बनाएंगे कमल जानेंगे। तो वही ये डिकोडिंग है। अक्षरों और उनकी संबंधित ध्वनियों के बीच संबंध को समझकर लिखित शब्दों को बोली जाने वाली भाषा में अनुवाद करने की क्षमता ही डिकोडिंग कहलाती है। मतलब जो अक्षर है उनके बीच ध्वनियों के संबंध को समझ करके बोला जाता है, वही डिकोडिंग कहलाती है। अब आगे डिकोडिंग लिखित भाषा के कोड। अब लिखित भाषा के कोड है क्या, डिकोडिंग इसको कहते क्यों है? तो देखिए, जैसे हम कहते हैं माँ, हम जैसे कहते हैं माँ, ये माँ क्या है, ये माँ। अब माँ को माँ की ध्वनि के साथ इस चिन्ह की कोडिंग कर दी गई है। हम बोलेंगे माँ। अब माँ बोलने में तो आसान है, हम कैसे जानेंगे कि माँ को लिखेंगे कैसे, माँ लिखने में कैसे माँ क्या है? तो उसकी कोडिंग इसको कर दी गई, इस ध्वनि के साथ, सॉरी इस चिन्ह के साथ माँ ध्वनि की कोडिंग कर दी गई है। जब हम माँ बोलेंगे तो इस चिन्ह को बनाएंगे, जब सा बोलेंगे तो इस चिन्ह को बनाएंगे, जब ला बोलेंगे तो इस चिन्ह को। ये चिन्ह और ला ध्वनि, इन दोनों की आपस में कोडिंग है, इसी को डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, लिखित भाषा ध्वनियों को समझने और शब्दों को मौखिक रूप से पढ़ने की प्रक्रिया है, जबकि भाषा अवबोधन, अब ये डिकोडिंग हो गई। फिर लिखा भाषा अवबोधन क्या होता है? भाषा अवबोधन को इंग्लिश में लैंग्वेज कंप्रेसेशन कहते हैं। उन्हें यह है क्या? उन पढ़े या सुने गए शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझना, संदर्भ जानना और उसका गहरा अर्थ निकालना है। यानी डिकोडिंग कैसे पढ़ना सिखाता है और अवबोधन क्या पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये बताता है। डिकोडिंग पढ़ना सिखाता है, भाषा अवबोधन उस पढ़े गए शब्द को के अर्थ को समझना सिखाता है, उसका मतलब क्या क्या है, कैसे है। जैसे हम कहते हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ है गा या गाय, लिखा, तो हम गाय पढ़ना सीखे डिकोडिंग के तहत है। हम गा बोले इस चिन्ह से उसकी कोडिंग है, या बोले इस चिन्ह से उसकी कोडिंग है। लेकिन अब गाय का मतलब क्या होता है, ये भाषा अवबोधन होता है। गाय का मतलब एक पशु होता है जिसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, दूध देती है, सफ़ेद होती है, 4 पैरों से चलती है, चौपाया पशु है। ये भाषा अवबोधन जो हमने जो सीखा, ये भाषा अवबोधन के तहत सीखा है। ठीक है, दोनों पढ़ने की समझ रीडिंग कंप्रेहेंशन के लिए जरूरी है। कैसे काम करता है, अब ये कैसे काम करता है, तो इसमें अक्षर ध्वनि का संबंध है, अल्फाबेटिक प्रिंसिपल को समझना, अक्षरों के पैटर्न को पहचानना और अपरिचित शब्दों के ध्वनियों के आधार पर पढ़ना शामिल है। डिकोडिंग कैसे काम करता है, तो लिखा का आल काल। अब कोडिंग में का की ध्वनि ये है, का ध्वनि का चिन्ह ये है, आ ध्वनि का चिन्ह ये है, ला ध्वनि का चिन्ह ये, तो काल। ठीक है, अब ये हो गई डिकोडिंग। अब भाषा अवबोधन, तो भाषा अवबोधन लैंग्वेज कंप्रेहेंशन क्या है, तो लिखा है, कहा जाता है लैंग्वेज कंप्रेहेंशन का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह सुनी या पढ़ी गई भाषा के अर्थ को समझने, जानकारी को जोड़ने और संदर्भ के आधार पर उसका मतलब निकालने की प्रक्रिया, जैसे हमने बताया। कैसे काम करता है, इसमें शब्दों के अर्थ जानना, शब्दावली, वाक्य रचना समझना, व्याकरण, पृष्ठभूमि ज्ञान का उपयोग करना और पाठ से जानकारी निकाल कर शामिल है, चाहे वह कोई कहानी हो या कोई कविता हो। जैसे कहानी हम पढ़े, कहानी में लिखा था एक राजा था, तो एक कैसे जाने, डिकोडिंग के तहत कि एक का एक, राजा राजा, ये हम डिकोडिंग से जाने। अब एक राजा था, इसको समझा मैंने, ये भाषा अवबोधन हो गया। ठीक है, तो साक्षरता के लिए सामान्य स्तर पर साक्षरता होती है, और साक्षरता के लिए सबसे पहले हमको डिकोडिंग और भाषा अवबोधन को जानना है। अधिक समय न लेकर के आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए, अगला फिर है प्रश्न, तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, 3 नंबर का, ये वाला। ठीक है, कूटानुवाद डिकोडिंग। सम्यक रूपेण व्याकरण शिक्षणस्य कतमा पद्धति नोचिता, सम्यक रूप से व्याकरण शिक्षण की कौन सी पद्धति। अब देखो लास्ट में शब्द जरूर देखो, उचिता नोचिता, सत्यम ना सत्यम असत्यम, किम ना सत्यम किम असत्यम, ये जरूर देखो, तो आपको प्रश्न समझने में आसानी होगी। नोचिता मतलब उचित नहीं है, उचित नहीं है, मतलब 4 विकल्प दिए हैं, एक विकल्प उचित होगा, 3 विकल्प उचित नहीं होंगे, उचित नहीं, सॉरी 3 विकल्प उचित होंगे, एक विकल्प उचित नहीं है। अब जो विकल्प उचित नहीं है उसी का चयन कर, जहां लिखा हो नोचिता, समझो 3 उचित होंगे, एक उचित नहीं होगा, हमको उसका चयन करना है। जहां लिखा हो किम ना सत्यम,
या किम सत्यम नास्ति किम असत्यम ऐसा लिखा हो, इसका मतलब है कि 3 सत्य होंगे, 1 असत्य होगा। फिर आगे लिखा है व्याकरण सम्यक रूप से व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी पद्धति, कतमा माने होती कौन सी। अच्छा, एक चीज और, पेपर हल करोगे तो इसमें तमाम शब्द वही चीज है, शब्दावली का विकास होगा। संस्कृत आपको नहीं आती है तो आप कूटानुवाद से संस्कृत सीख रहे हैं, सॉरी कूटानुवाद से तो हम पढ़ना सीखते हैं, भाषा बोधन से सीख रहे हैं, शब्दावली का विकास हो रहा। अब जैसे हमने उच्चतम नवोच्चतम बता दिया, अब 2 शब्दों के आपको विकास हो गया, शब्दावली का विकास हो गया आपके मस्तिष्क में। जहाँ कहीं नवोच्चतम अगले पेपर में मिलेगा आप जान जाओगे इसमें से एक विकल्प ऐसा चुनना है जो उचित नहीं है। कतमा, कतमा माने होता है कौन सी, कौन से। अब जहाँ कतमा लिखा होगा वहाँ कह दोगे कौन सी, ठीक है। तो कौन सी सही नहीं है तो लिखा वास्तविकम संप्रेषणम प्रस्तुतिकरणम। मतलब व्याकरण पढ़ाने के लिए 4 विकल्प दिए हैं, एक विकल्प सही नहीं है, 3 विकल्प के माध्यम से व्याकरण पढ़ाएंगे तो सही होगा। अब वो एक विकल्प कौन सा है तो लिखा वास्तविकम संप्रेषणम प्रस्तुतिकरणम, वास्तविक संप्रेषण का प्रस्तुतिकरण। संप्रेषण मतलब बोलना, प्रस्तुत करना जो हम बोल रहे हैं, तो संप्रेषण जो हमारा है उसका प्रस्तुतिकरण करना। व्याकरण से प्रासंगिका नाम नियमा नाम प्रस्तुतिकरण से, व्याकरण के प्रासंगिक नियमों का प्रस्तुतिकरण। मतलब कि व्याकरण पढ़ा रहे हैं, व्याकरण के पहले हम नियम बताएंगे और उसके जहाँ पर उचित है वहाँ नियम भी बताएंगे और जहाँ उचित वहाँ उदाहरण भी देंगे। तो उचित नियमों और उचित उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। तीसरा है संप्रेषण अभ्यास से अवसर प्रदानम, संप्रेषण अभ्यास का अवसर प्रदान करना। व्याकरण पढ़ाते समय अगर छात्र को अवसर प्रदान किया जाए कि वो भी अपनी चीज़ों को प्रस्तुत करे, संप्रेषण, तो वो अभ्यास भी करवाना है। और व्याकरण से नियमान कंठस्थ करणानंतरम शिक्षण, मतलब व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करणानंतरम, कंठस्थ माने होता है याद करना, याद करने के अनंतर शिक्षण किया जाए। मतलब पहले याद कराओ फिर शिक्षा दो, याद करो मतलब एक दिन याद करो अगले दिन शिक्षा दो। अब कौन सा सही है, वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना या व्याकरण के प्रासंगिक नियमों को प्रस्तुत करना या संप्रेषण अभ्यास का अवसर प्रदान करना या व्याकरण के नियमों को पहले कंठस्थ कराओ अनंतरम शिक्षण, उसके बाद शिक्षा दी जाए। कौन सा उचित नहीं है तो यही उचित नहीं है। पहले की पद्धति थी, गुरुकुल पद्धति में होता था कि पहले व्याकरण को रटा दिया जाता था, 1 साल रटाते थे, दूसरे साल अर्थ बताते थे, लेकिन आज की शिक्षण पद्धति में ऐसा नहीं है, तो ये उचित नहीं है। और जो ये उचित नहीं है यही जो है आपको मानना है नोटिता में, इसी विकल्प को टिक करना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है विकल्प, प्रश्न है अगला, यो वर्णानां ध्वनीनांच मध्ये संबंध स्थापनाय बलम ददाति सह साक्षरता शिक्षण उपागमो अस्ति। कहते हैं अब देखो यहाँ उपागमो अस्ति, अब यहाँ आपको पॉजिटिव सोचना है, उपागम है, इसका मतलब है 3 उपागम नहीं होंगे, 1 उपागम होगा। 3 गलत हैं, 1 सही है, सही का चिन्ह निकलना है। उपागमो, अस्ति शब्द का जो अर्थ होता है वो आप लोग जान रहे होंगे, सामान्य अर्थ है ये, अस्ति माने होता है, ठीक है। तो कहा गया यो वर्णानाम ध्वनि नाम च मध्य, मतलब जो वर्णों और ध्वनियों के मध्य में, वर्ण जैसे लिखा है पा और ध्वनि जो हम बोल रहे हैं पा, अब इन दोनों के मध्य में एक संबंध है, पा ध्वनि है और ये जो लिखा है ये चिन्ह है। अब इसी वर्ण का, ध्वनि का ये चिन्ह है, पा ध्वनि का ये चिन्ह है। अब पा ध्वनि का ये चिन्ह है तो ये पा बोला, ये ध्वनि हो गई और ये वर्ण हो गया। तो वही कहा गया है वर्ण और ध्वनि के मध्य में संबंध स्थापनाएं बलम ददाति, संबंध स्थापित करने में जो बल देता है, सह साक्षरता शिक्षण उपागम अस्ति, वह साक्षरता शिक्षण का उपागम है। उपागम मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं तरीका, उपाय कह सकते हो या विधि कह सकते हो। तो वही कहा गया कि जो वर्ण और ध्वनि के मध्य में संबंध स्थापित करने में बल देता है वह साक्षरता शिक्षण का उपागम है। भाई साक्षरता के लिए ध्वनि और वर्ण के बीच में संबंध स्थापित करना है डिकोडिंग के माध्यम से। अब जो डिकोडिंग के माध्यम से वर्ण और ध्वनि में संबंध स्थापित कर रहे होते हैं, तो संबंध स्थापित करने में कौन सा उपागम सहायक है, कौन सा नियम सहायक है, ठीक है, कौन सा तरीका सहायक है। पहला दे समस्त भाषा उपागम, पारिस्थितिकी उपागम, व्याकरण अनुवाद उपागम, ध्वनि विज्ञान शिक्षण, कौन सा सही है। तो देखिए समस्त भाषा उपागम, सभी भाषाओं को लेकर, पूरे भाषा को लेकर, पारिस्थितिकी और व्याकरण अनुवाद, व्याकरण के बाद उसका अनुवाद करना, और चौथा है ध्वनि विज्ञान शिक्षण। तो सीधी बात, एक बात किसकी कर रहा है, वर्ण और ध्वनि की ना। तो वर्ण और ध्वनि ना पारिस्थितिकी उपागम बता पाएगा, ना समस्त भाषा उपागम बता पाएगा, और ना व्याकरण अनुवाद बता पाएगा। ये सब लिखित है तीनों, ध्वनि का इन तीनों में कोई उपाय है ही नहीं है। तो ध्वनि के बारे में कौन बताता, ध्वनि विज्ञान बताता है। भाई ये तीनों केवल वर्ण से संबंधित हैं, लिपि से संबंधित, लिखित से भाषा संबंधित है, ध्वनि से संबंधित केवल ध्वनि विज्ञान है।
अब ध्वनि भाषा का शिक्षण होता क्या है ये भी आपको हम समझा देते हैं। इसके लिए भी कुछ नोट्स हमने तैयार किया है, इसको भी आप देखिए क्या है। तो यहां देखिए ध्वनि विज्ञान वाला, ध्वनि विज्ञान शिक्षण, ये देखिए ध्वनि विज्ञान शिक्षण ये है, ध्वनि विज्ञान शिक्षण। अब ध्वनि विज्ञान शिक्षण को इंग्लिश में कहते हैं फोनिक्स टीचिंग, ध्वनि विज्ञान शिक्षण। अब लिखा पढ़ने लिखने की एक विधि है, पढ़ने लिखने की एक विधि है जहां बच्चों को अक्षरों, ग्राफेम्स और बोली जाने वाली ध्वनियों के बीच संबंध को सिखाया जाता है। ये जो ध्वनि विज्ञान शिक्षण है क्या है, ये पढ़ने लिखने की एक विधि है जहां बच्चों को अक्षरों और बोली जाने वाली ध्वनियों के बीच के संबंध को सिखाया जाता है। वही अभी प्रश्न कर रहा था कि लिखने वाले वर्ण, जो वर्णा नाम ध्वनि नाम चा, वर्ण मतलब लिखी वाली वर्ण और बोली जाने वाली ध्वनि, इनके बीच संबंध को कौन सिखाता है? तो वही लिखा हुआ है कि बोली जाने वाली ध्वनियों के बीच के संबंध को सिखाता, मतलब अक्षरों अर्थात जो वर्ण, अक्षर को ही वर्ण कहते हैं, और बोली जाने वाली ध्वनियों के बीच के संबंध को सिखाता है। कौन सिखाता है? ध्वनि विज्ञान शिक्षण। मतलब बोली जाने वाली ध्वनि को भी, ध्वनि और लिखे जाने वाले वर्ण, इन दोनों के बीच के स्तर को सिखाता है। इन दोनों के बीच के स्तर को कौन सिखाता है? तो इन दोनों के बीच के संबंध को कौन सिखाता है? ध्वनि विज्ञान शिक्षण सिखाता है, ताकि वे शब्दों को सही ढंग से डिकोड और एनकोड कर सके। डिकोड माने पढ़ना, एनकोड माने लिखना, जिससे उनकी भाषा की समझ और प्रवाह बढ़ता है। यह व्यवस्थित रूप से ध्वनियों को पहचानने, जोड़ने, ब्लेंडिंग और शब्दों को बनाने, तोड़ने, सेगमेंटिंग पर जोर देता है। कौन? ध्वनि विज्ञान शिक्षण। अच्छा, ध्वनि विज्ञान शिक्षण के बारे में और थोड़ा जान लो, ध्वनि विज्ञान शिक्षण के बारे में और जानो थोड़ा। मुख्य अवधारणाएं इसकी क्या हैं? तो ध्वनि अक्षर संबंध, पहली धारणा तो सबसे बड़ी यही है कि ध्वनि और अक्षर का संबंध है। अक्षर को ही वर्ण कहते हैं, ध्वनि और अक्षर का संबंध, लेटर, साउंड और करस्पॉन्डेंस। ये समझना है कि कौन सा अक्षर या शब्दों का समूह, जैसे का, शा, क्षा, कौन सी ध्वनि बनाता है। मतलब इसका कहने का ये हुआ कि मेन चीज तो ध्वनि अक्षर संबंध में यही आपको समझना रहता है कि जो भी अक्षर है इनको ध्वनि कौन सी बनती है। जैसे लिखा है, ये चिन्ह लिख दिया, जैसे ये चिन्ह लिख दिया गया, ये चिन्ह लिखा है। अब इस चिन्ह की ध्वनि क्या है? ये ध्वनि विज्ञान शिक्षण ही सिखाएगा। संस्कृत में भी ध्वनि विज्ञान है, और ध्वनि विज्ञान हर भाषाओं में लगभग होता है। जो ध्वनि विज्ञान आपको अक्षर, वर्ण और उसकी ध्वनि के संबंध को सिखाता है। जैसे मान लो हम ऐसे लिखें तो, और कहते कि ये का लिखा है, का, तो आप कहोगे अरे नहीं सर, का नहीं, पा लिखा है, तो पा लिखा है। आपको कैसे पता पा लिखा? यही तो ध्वनि विज्ञान है कि आप पहले से पता किए हैं कि ये का नहीं पा है। मतलब इस तरह का जहां जहां चिन्ह मिलेगा उसको हम पा बोलेंगे, उसको हम का नहीं बोलेंगे। यह है ध्वनि विज्ञान शिक्षण। दूसरा, ध्वन्यात्मक जागरूकता भी बताते, बोले गए शब्दों की ध्वनियों, सुनि माने ध्वनि होता है, ध्वनियों को सुनने, पहचानने और इनमें बदलाव करने की क्षमता होती है। ध्वनि विज्ञान शिक्षण बताता है डिकोडिंग, अक्षरों में मिलाकर एक शब्द को पढ़ना, जैसे का, माला, कमल, ये डिकोडिंग भी ध्वनि विज्ञान शिक्षण बताता है। इनकोडिंग, वर्तनी जैसे शब्दों को बनाने वाली ध्वनियों को पहचानना और उन्हें सही अक्षरों में लिखना, ये भी, ये इनकोडिंग कहलाता है, ये भी ध्वनि विज्ञान शिक्षण कहलाता है। मिश्रण, अलग अलग ध्वनियों को एक साथ मिलाकर पूरा शब्द बनाना, यह वीडियो बताता है कि अच्छा ये जो है पूरा शब्द बनाना, ये सब बताता है सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से जो है ध्वनि विज्ञान शिक्षण काम करता है। तो इसमें जो ये विकल्प दिया गया है चौथा वाला, ध्वनि विज्ञान शिक्षण, ये ध्वनि विज्ञान शिक्षण ही वर्ण और ध्वनियों के मध्य के संबंध को स्थापित करता है। फिर उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ आता है कि एका कक्षा तृतीयस्य अध्यापिका शिक्षार्थिनः कथयति यत् ते सहपाठिभ्यः कथेयुः शक्यं कैन इति शब्दस्य प्रयोगं कुर्वाणः पंच प्रश्नाः प्रक्षेयुः स्वयोग्यतानुसारं यथा शक्नोति स तत्र गन्तुम्। ऐसा प्रक्रिया गतिविधि किमर्थम क्रियते? इसकी हिंदी बता देते हैं। एका तो जान रहे होगे, एका मतलब क्या? एक, और तृतीय कक्षा का मतलब क्या? तीसरी कक्षा की। अध्यापिका माने अध्यापिका। एक तीसरी कक्षा की अध्यापिका है जो शिक्षार्थिनः कथयति, जो अपनी छात्राओं से, छात्र छात्राओं से कहती है, यत्ते मतलब कि वे,
सहपाठिभ्या कथेयु, कि वो अपने सहपाठियों से कहें। मतलब एक कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों से कहती है कि वो अपने सहपाठियों को बोलें सक्यम। इंग्लिश में एक सक्यम शब्द है और हिंदी में इंग्लिश में उसे कहते हैं कैन। संस्कृत में सक्यम है, इंग्लिश में उसको कैन कहते हैं। कैन माने सकना, कैन नहीं सीटियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो सक्यम ये शब्द ले लें, इस शब्द से प्रयोगम करता हूँ, मतलब ये शब्द ले लें और प्रश्न पंच प्रश्न पृच्छेयु स्वयोग्यता अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार 5 प्रश्न बनाएं। मतलब एक कक्षा 3 की अध्यापिका वो अपने छात्र छात्राओं से कहती है कि अपने सब सहपाठियों से बोलो कि वो जो है एक सक्यम शब्द ले लें। सक्यम शब्द के जो रूप चलते हैं शक्नोति आदि शब्द के रूप चलते हैं सक्यम, तो कहते हैं कि ये शब्द ले लो और उससे सबसे बोलो कि 5 प्रश्न बनाएं अपनी योग्यता के अनुसार, जो जैसा है वैसा अपनी क्षमता के अनुसार बना सकता है। और उन्होंने फिर उदाहरण दिया कि जैसे शक्नोति सतत्र गंतुम, वह वहां जाने में सक्षम है। अच्छा, कैन माने तो सकता है, लेकिन सक्यम शब्द के 2 अर्थ हो जाते हैं। 2 अर्थ क्या देखा जाए तो एक ही है, सकता हूं, सकता है ये भी हो सकता है और सक्षम है ये भी हो सकता है। तो सतत्र गंतुम शक्नोति, वह वहां जा सकता है या जाने में सक्षम है। ऐसा प्रक्रिया गतिविधि की मर्थम कहते हैं। ये प्रक्रिया या गतिविधि किस लिए की जाती है? मतलब ये जो कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने छात्राओं से कहा कि तुम अपने सहपाठियों से बोलो कि वो सक्यम शब्द ले लें और सभी लोग सक्यम शब्द को लेकर 5 प्रश्न बनाएं। उदाहरण भी उन्होंने दे दिया कि जैसे शक्नोति सतत्र गंतुम, ये वाक्य हम बना के दिए दे रहे हैं, इसी तरह से 5 वाक्य सब लोग बनाओ। अब ये जो गतिविधि की गई, बताओ ये गतिविधि किस लिए की गई, इसका क्या कारण हो सकता है? तो पहला दिया गया मौखिक प्रवाहमय अभ्यास, इसके लिए किया गया, या नियंत्रित मौखिक अभ्यास इसके लिए किया गया, या स्वातंत्र्येण वदनम किया गया, या निष्क्रिय श्रवणम किया गया कि सुनना ना पड़े। मौखिक प्रवाहमय अभ्यास क्या होता है? स्वातंत्र्येण वदनम, तो स्वातंत्र्येण वदनम का मतलब आप जान रहे होंगे स्वतंत्र रूप से बोलना, और निष्क्रियम श्रवणम का मतलब होता है ऐसा निष्क्रिय श्रवण, बच्चे सुन नहीं रहे होंगे शिक्षक की, तो श्रवण उनका जो निष्क्रिय रहा होगा तो उन्होंने बोल दिया चलो 5 प्रश्न बनाओ, इसलिए किया। या स्वतंत्रेण वदनम, या स्वतंत्र रूप से वे लोग बोले छात्र, इसलिए किया गया। या नियंत्रित मौखिक अभ्यास है, या मौखिक अभ्यास में वो लोग नियंत्रित रहेंगे छात्र, इसलिए ऐसा किया गया। अथवा मौखिक प्रवाहमय अभ्यास है, या मौखिक प्रवाहमय अभ्यास उनका होगा, या जो है उनका जो अभ्यास है जो वो 5 प्रश्न बनाएंगे और एक दूसरे को सुनाएंगे, उससे उनका मौखिक प्रवाहमय अभ्यास होगा। प्रवाहमय अभ्यास का मतलब आप जान रहे होंगे, प्रवाह का मतलब होता है बिना रुके हुए अनवरत बोलते रहना, स्पीड से बोलना, रुकना नहीं है, वो है प्रवाहमय अभ्यास। तो मौखिक प्रवाहमय अभ्यास हो जाए इसके लिए होगा। तो इसका जो सही उत्तर है यही है कि मौखिक प्रवाहमय अभ्यास, इसके लिए ही उन्होंने कहा कि 5 प्रश्न तुम लोग बनाओ। तो मौखिक प्रवाहमय अभ्यास, ताकि उनका मौखिक प्रवाह अच्छे से होता रहे। अगला फिर प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि तृतीय कक्षायाः अध्यापिका स्वकीयायां कक्षायां अध्ययन कोणम स्थापितुम इच्छति। बालकेभ्यः पुस्तकानां चयनावसरे अधोंकितेषु कतमः प्रश्नः सर्वाधिके महत्वपूर्णोऽस्ति। सबसे पहले ये कतमः, कतमः मतलब होता है कौन सा, कौन सा। अगर यहाँ कतमा लिखा होता तो कौन सी हो जाता। तो कौन सा प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्णोऽस्ति, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब तृतीय कक्षा की अध्यापिका अपने कक्षा में अध्ययन कोण को स्थापित करना चाहती है। कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में अध्ययन कोण स्थापित करना चाहती है। अब ये अध्ययन कोण क्या है? अध्ययन कोण का मतलब होता है एक छोटी सी लाइब्रेरी जो किनारे अलमारी में लगा के रख दी जाए। जैसे आप लोग जाते होंगे, कहीं लिखा होगा चंदन फास्ट फूड कॉर्नर। अब ये जो कॉर्नर कहा गया है, कॉर्नर मतलब क्या? वैसे तो इंग्लिश में कॉर्नर माने कोना होता है, तो कोई अपना दुकान एक कोने में लगाए बैठा है, उसको कह देते हैं कॉर्नर। आजकल तो ठेले वाले कॉर्नर लिखते हैं। तो वैसे जैसे उसको कॉर्नर का वास्तविक अर्थ होता है जो पूरे जगह को ना घेर करके किनारे किया जाए। तो ये अपने जो है तृतीय कक्षा की एक अध्यापिका है, वो अपनी कक्षा में अध्ययन कोण स्थापित करना चाहती है। एक छोटी सी लाइब्रेरी, एक कोने बनाना चाहती है, ये है अध्ययन कोण, कि बच्चे वहाँ बैठ करके पढ़ सकें और स्थापित करना चाहती है। तो बालकों की पुस्तकों के चयन के अवसर में जब हम लाइब्रेरी बनाएंगे तो पुस्तकें होंगी, और चूंकि बिटिया अध्यापिका है किस क्लास की, तो कक्षा 3 की है, तो हम कक्षा 3 के क्लास में बनेगी। तो जब कक्षा 3 के क्लास में बनेंगी तो उन्हीं बच्चों को ध्यान में रख के बनेगा। तो यही लिखा है कि बालकों के लिए पुस्तकों के चयन के अवसर पर अधोंकितेषु,
नीचे में से जो निम्नलिखित 4 विकल्प है, इनमें से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण सब हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी है? मतलब कक्षा 3 के कक्षा में एक अध्यापिका जो कक्षा 3 की ही अध्यापिका है, वो कक्षा 3 की कक्षा में ही एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाना चाहती है कोने पर। तो 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा? मतलब इसमें चारों प्रश्न हैं, तो कौन सा प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अध्ययन कोड बनाने में, छोटी सी लाइब्रेरी बनाने में? पहला, किम येषां पुस्तकानां लेखकाः बाल साहित्यस्य लब्ध प्रतिष्ठा लेखकाः सन्ति। किम येषां पुस्तकानां लेखका, क्या जो ये चारों मतलब जो ये पुस्तकें लाएंगे उन पुस्तकों के लेखक बाल साहित्य से लब्ध प्रतिष्ठा लेखका सन्ति, बाल साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठ लेखक, लब्ध प्रतिष्ठ मतलब प्रतिष्ठा प्राप्त लेखक हैं, मतलब जो स्पेशल बाल साहित्य के लेखक हों उनकी ही पुस्तकें क्या लाके हमको रखनी चाहिए? पहला प्रश्न हुआ। दूसरा, किम पुस्तकानि कक्षायाः अधिकाधिक छात्राणां स्वतंत्र पठन स्तरम आकलय्य निम्नलिखितानि सन्ति। अर्थात क्या, या फिर या तो ऐसी पुस्तकें ली जाए, पहला प्रश्न है क्या हम ऐसी पुस्तकों का चयन करें जो बाल साहित्य के प्रतिष्ठा प्राप्त लेखकों द्वारा लिखी गई हों, जो स्पेशल बाल साहित्य के स्पेशलिस्ट से लिखी गई हों, उनका चयन करें, या क्या ऐसी पुस्तक का चयन करें जो कक्षा के अधिकाधिक छात्रों के स्वतंत्र पठन के स्तर को का आकलन करके लिखी गई हो, मतलब कक्षा में अधिकाधिक छात्रों के जो स्वतंत्र पठन का स्तर है क्या उसका आकलन करके लिखी गई हैं, ऐसा हम चयन करें। या किम पुस्तकानि तृतीय कक्षायाः पाठ्यक्रम लक्ष्य पूर्त्यर्थम समर्थानि, या ऐसी पुस्तकों का चयन करें जो तीसरी कक्षा के पाठ्यक्रम को लक्षित करके ही और तीसरी कक्षा की पूर्ति के लिए ही समर्थित हों, मतलब केवल कक्षा 3 के लिए बनी हो, बस 3 के पाठ्यक्रम को समर्पित लक्ष्य करके लिखी गई हों, या कक्षा 3 के छात्रों की पूर्ति के लिए हों। और चौथा प्रश्न, क्या एतानि पुस्तकानि एकाधिके निर्देशात्मके संदर्भे उपयोगाय उपयुक्तानि सन्ति, या ऐसी पुस्तकों का हम चयन करें जो एक से अधिक निर्देशात्मिका संदर्भ के उपयोग के लिए उपयुक्त हों, मतलब एक से ज्यादा निर्देशात्मिका संदर्भ के लिए उपयोग की जाए, क्या ऐसे चयन करें? अब आप बताओ, क्या हम बाल साहित्य के प्रतिष्ठावान लेखकों द्वारा रची गई लखनऊ किताबों का चयन करें, या पुस्तकों की कक्षा में अधिकाधिक छात्रों के स्वतंत्र पठन स्तर का आकलन करके लिखी गई हो, ऐसी पुस्तकों का चयन करें, या कक्षा 3 के ही पाठ्यक्रम को लक्षित करके लिखी गई हो, ऐसी पुस्तकों का चयन करें, या ऐसी पुस्तकों का चयन करें जो एक से अधिक निर्देशात्मिका संदर्भ के उपयोग के लिए हैं, कक्षा 3 नहीं कक्षा 4, 5, 6 या किसी अन्य भी चीज़ों का निर्देशा करके लिखी गई हो, इनका चयन करें। तो आपको बता दें, पहली चीज़ तो यह कि पुस्तक कक्षा के अधिकाधिक छात्र के स्वतंत्र पठन स्तर का आकलन करके लिखी गई हो, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि स्वतंत्र पठन स्तर का आकलन करके लिखी जाएंगी तो कक्षा 3 में लगाने की क्या जरूरत है, वो घर में पढ़ेंगे। क्या पुस्तकें तृतीय कक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित की गई हों? जब कक्षा 3 के पाठ्यक्रम को निर्धारित करके हमको लगना होगा वहाँ, तो जो कक्षा 3 की पुस्तकें बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं को न लगा देंगे, उनके पाठ्यक्रम के लिए भी लगाना उचित नहीं है। क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मिका? नहीं, इनका भी चयन नहीं करना है, एक से अधिक नहीं, क्योंकि कक्षा 3 का है तो उन्हीं के लिए रखें कि क्लास में भी अच्छी हों, क्लास के लिए भी उचित हों, इनका चयन करना है। क्योंकि ऐसी पुस्तकों का हम चयन करेंगे जो बाल साहित्य के प्रतिष्ठा प्राप्त लेखकों द्वारा लिखी गई हों, क्योंकि जब बाल साहित्य वाले लेखक लिखे होंगे तो स्पेशल बच्चों के लिए ही लिखे होंगे, और बच्चे क्लास के अतिरिक्त भी उसमें अध्ययन कर सकते हैं। केवल भाई क्लासिक अध्ययन करना होगा तो लाइब्रेरी बनाने की क्या जरूरत है, पढ़ा ही रहे हैं, उनके पास तो कोर्स ही होगा कक्षा 3 का। इसलिए इसका ध्यान रखना है कि वो जो कक्षा वो लेखक की पुस्तकें हों, बाल साहित्य के प्रतिष्ठा प्राप्त लेखकों की पुस्तकें हों, इसलिए विकल्प 1 सही होगा इसका, पहला विकल्प, ये वाला विकल्प सही होगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो क्लास लेंथी हो जाएगी, वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम कम समय लेते हुए और आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षार्थीनां वास्तविक जीवन संदर्भे भाषाया उपयोगे कतमा पद्धति उपागमः मुख्य लक्ष्यम अभिलक्षति, मतलब कतमा पद्धति मतलब कतमा माने कौन सा, या कतमा लिखा है, जैसे लिखा है कतमा तो इसका मतलब होता है कौन सा, मतलब पुल्लिंग, और लिखा कतमा ये लिखा तो इसका मतलब हो जाएगा कौन सी पद्धति या उपागम मुख्य लक्ष्य को अभिलक्षित करता है, मतलब शिक्षार्थियों के वास्तविक जीवन के संदर्भ में भाषा उपयोग करने के लिए कौन सी पद्धति या कौन सा उपागम मुख्य लक्ष्य को लक्षित करता है।
अर्थात वास्तविक जीवन के लिए कहा गया है, बनावटी जीवन के लिए मतलब केवल क्लास के लिए नहीं, जो केवल पढ़ाई के लिए नहीं, किताबी जीवन के लिए, वास्तविक जीवन के लिए भाषा के उपयोग के लिए कौन सी पद्धति उचित है जो शिक्षार्थियों के वास्तविक जीवन में काम आए? प्राकृतिक उपागम या संप्रेषणात्मक उपागम या श्रव्य भाषिक विधि और या फिर प्रत्यक्ष विधि। अब इन चारों में आपको बताना है कि बच्चों के, छात्रों के वास्तविक जीवन के लिए कौन सा विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। अप्रत्यक्ष विधि, सभ्य भाषिक विधि, संप्रेषणात्मक विधि, प्राकृतिक उपागम। प्राकृतिक उपागम का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग भी नहीं करेंगे और सभ्य भाषिक का भी प्रयोग नहीं करेंगे, संप्रेषणात्मक का प्रयोग करेंगे। ये सही है? पूछो क्यों? तो इसलिए सही है क्योंकि संप्रेषण जब उनका अच्छा होगा तभी वास्तविक जीवन में वो भाषा का आदान प्रदान कर सकते हैं। वहाँ विधि कोई काम नहीं आती, वहाँ संप्रेषण काम आता है। वहाँ चाहे प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करें, चाहे प्राकृतिक का प्रयोग करें, चाहे सभ्य भाषिक का प्रयोग करें, ये सब विधियों पर आश्रित है। लेकिन अगर संप्रेषण बढ़िया हुआ तो वास्तविक जीवन में कहीं भी बोलें, कैसा भी बोलेंगे, वो सब अच्छा ही होगा। अब संप्रेषणात्मक उपागम है क्या, ये भी तो आप जान लो थोड़ा सा। तो संप्रेषणात्मक उपागम के लिए हम एक आपको जो है दिखाते हैं नोट्स। यह है संप्रेषणात्मक उपागम। अब संप्रेषणात्मक उपागम में क्या है, कैसे है, देखिए लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ से कि भाषा शिक्षण की, यहाँ गया, कहाँ गया, ये भाषा शिक्षण की वह विधि है जो व्याकरण के नियमों पर जोर देने की बजाय वास्तविक जीवन में भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने पर केंद्रित होती है। भाई किताबी जीवन में हम जानेंगे, जब किताबी जीवन में पहुंचेंगे तो हम व्याकरण पर आश्रित होकर भाषा को पढ़ेंगे भी और भाषा को बोलेंगे भी। लेकिन वास्तविक जीवन में जाएंगे तो भाषा में व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है, भाव की आवश्यकता होती है। क्योंकि भाषा का मतलब होता है भावों को व्यक्त करना, और भावों को व्यक्त करने के लिए संप्रेषण की जरूरत होती है, और संप्रेषण में व्याकरण के नियम काम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम नहीं करते, काम करते हैं, लेकिन आप सोचो 100% व्याकरण। इसीलिए देखिए बोलने वाली भाषा और लिखित भाषा में अंतर बहुत होता है। बोलने वाली भाषा में कुछ गलती है, भाव व्यक्त हो गया तो वो संप्रेषणात्मक है, ठीक है, लेकिन लिखित भाषा में अगर व्याकरण वाली अशुद्धियाँ हैं तो वो उचित नहीं है, वहाँ पर उचित होना गलत मान लिया जाएगा, ठीक है। तो संप्रेषणात्मक उपागम जो होता है ये व्याकरण के नियमों पर जोर दे नहीं देता है, बल्कि वास्तविक जीवन में भाषा का प्रभावी ढंग से प्रयोग करने में केंद्रित होता है, जिसका लक्ष्य छात्रों में संप्रेषणात्मक क्षमता विकसित करना है, ताकि वो मौखिक और लिखित रूप से विचारों का आदान प्रदान कर सकें, जिनसे संवाद, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सभी शामिल है। यह एक छात्र केंद्रित तरीका है जो प्राकृतिक वातावरण में सीखने और संदर्भ आधारित प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए है। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ये भी देखो। तो मुख्य विशेषताएं इसकी क्या हैं? मुख्य विशेषताएं देखो, लिखा है, क्या लिखा है मुख्य विशेषताओं पर? इन्होंने लिखा है कि संचार पर जोर, व्याकरणिक शुद्धता से अधिक अर्थ और संदेश पहुंचाने पर ध्यान दिया जाता है। इसमें संचार पर जोर होता है, व्याकरणिक शुद्धता पर जोर नहीं होता है। दूसरा, छात्र केंद्रित है, छात्र सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते, शिक्षक एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है और सक्रिय रूप से छात्र सीखते हैं। तीसरा, वास्तविक जीवन की स्थितियां, छात्रों को वास्तविक जीवन की स्थितियों जैसे बातचीत, वाद विवाद का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वास्तविक जीवन में ज़्यादा काम करती है। और प्रश्न आपका था क्या था? प्रश्न भी आपका यही रहा है। अब देखो ये वास्तविक जीवन है ना, वास्तविक जीवन की स्थितियां वास्तविक जीवन में स्थितियों के बातचीत के लिए होता है। अब प्रश्न आपका क्या था? प्रश्न भी आपका यही रहा है यहाँ पर। शिक्षार्थी नाम वास्तविक जीवन संदर्भे भाषा उपयोगी कतमा पद्धति उपागमा मुख्य लक्ष्य अभिलक्ष्यते। तो शिक्षार्थियों के वास्तविक जीवन के संदर्भ में, तो वास्तविक जीवन के संदर्भ में किसकी बात हो गई यहाँ? तो वास्तविक जीवन के संबंध में संप्रेषणात्मकता की बात हो गई। संप्रेषणात्मक उपागम ही उचित है। संप्रेषणात्मक उपागम आपने पढ़ भी रखा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एकेन अध्यापकेन शिक्षार्थिनः आदिष्टाः यत्ते परस्परम अभ्यास पुस्तिकाः परिवर्तयन्तु तथा च सहपाठिनां कार्यं निरीक्षयन्तु अस्य कार्यस्य किमुद्देश्यम्। फिर देखना ये लिखा किमुद्देश्यम, अंतिम क्रिया जरूर पकड़ो। किमुद्देश्य मतलब क्या उद्देश्य है। इसका मतलब है 3 उद्देश्य हैं जो नहीं है और एक उद्देश्य है जो सही है।
तो जो सही उद्देश्य है उसका चयन आपको करना है। वैसे तो आपको बता दिया जाए, इनमें सब में चारों विकल्प कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, छोटे बड़े रूप में लगभग सही होते हैं, लेकिन उसका चयन करना जो सबसे ज़्यादा उचित होता है। तो वही कहा गया। अब इसका अर्थ क्या है कि एकेन अध्यापकेन, एक अध्यापक के द्वारा शिक्षार्थीना आदिष्टा, शिक्षार्थियों को आदेश दिया गया, यत्ते कि वे परस्परम अभ्यास पुस्तिका परिवर्तयन्त। तो परस्पर माने होता आपस में, आपस में अभ्यास पुस्तिका। अभ्यास पुस्तिका किसको कहते हैं? कॉपी को। पुस्तक कहते हैं किताब को, अभ्यास पुस्तिका कहते हैं कॉपी को। अभ्यास पुस्तिका परिवर्तयन्तु तथा च, अभ्यास पुस्तिका परिवर्तयन्तु उन्हें बदल लें, तथा च और सहपाठिनाम कार्याम निरीक्षयन्तु, और सहपाठी मतलब जो दूसरा साथी है उसके कार्य का निरीक्षण करें। अस्य कार्यस्य किमुद्देश्यम, इस कार्य का उद्देश्य क्या है? मतलब एक अध्यापक ने मिला बोला होगा, कुछ भी किया हो, और उसके बाद उसने कहा कि ऐसा करो कि हम जो काम दिए हैं इसको एक दूसरे मतलब एक दूसरे लोग आपस में किताब कापियां बदलो और कापी बदल करके निरीक्षण करो। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है निरीक्षण करने का? अब 4 विकल्प दिए हैं इसमें, देखिए पहला क्या है? विस्तृत पठनस्य अभ्यास, विस्तृत रूप से पढ़ने का अभ्यास होगा, इसलिए कापी बदलवा दी। संरचना नाम नियंत्रित अभ्यास, संरचना के नियंत्रित होने का अभ्यास होगा। नूतन शब्दावल्या अभ्यास, नूतन शब्दावली का अभ्यास होगा। या सहपाठना संशोधन कौशल विकासा, सहपाठियों के संशोधन कौशल का विकास होगा। अब इसमें आप बताइए, तो विस्तृत पढ़ने का अभ्यास तो कहीं से कर सकते हैं, कापी बदलने की क्या जरूरत है? संरचना नियंत्रित अभ्यास, संरचना के लिए वो खुद लिखें। नूतन शब्दावल्या अभ्यास, नूतन शब्दावली किताब से भी मिल जाएगी, अध्यापक के मौखिक बोलने से भी मिल जाएगी, उसमें भी कापी बदलने की जरूरत नहीं है। और सहपाठना संशोधन कौशल विकास, ये होगा सहपाठियों के संशोधन के कौशल का विकास होगा, कि एक दूसरे की जो अन्य छात्र हैं उनमें संशोधन का कौशल बढ़ेगा, संशोधन करने की कौशल बढ़ेगी, ये सही होगा। तो यही विकल्प इसका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रारंभिक अवस्थायाम बालाः शिक्षणे अधिका संलग्ना तदा भवन्ति यदा, मतलब प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था मतलब प्राइमरी की बात हो रही है यहाँ, क्योंकि प्राइमरी का पेपर भी है ये। तो प्राइमरी अवस्था में बालक जो हैं वो शिक्षण कार्य में, शिक्षण कार्य मतलब शिक्षण ग्रहण करने में अधिका संलग्ना, अधिक संलग्न तदा भवन्ति, तब होते हैं, यदा मतलब जब, मतलब प्रारंभिक स्तर में अवस्था में बालक लोग शिक्षण कार्य में कब संलग्न ज्यादा होते हैं, कब संलग्न ज्यादा होते हैं? लिखा है ते शिक्षकस्य अनंतरम कविताः गायन्ति। वैसे शिक्षकस्य नहीं, शिक्षणस्य होना चाहिए, शिक्षण के अनंतर, वे शिक्षणस्य अनंतरम, शिक्षण के अनंतर यहां लिख देते साफ साफ, शिक्षणस्य अनंतरम, वे शिक्षण के अनंतर, शिक्षण होने के बाद कविता गायन्ति, कविता गाते हैं। या ते एकाधिकानाम ज्ञानेन्द्रियाणाम तथा च क्रियात्मक रूपेण हस्ताभ्याम प्रयोगम कुर्वन्ति, हस्ताभ्याम लिखा, हस्ताभ्याम होगा, बड़े आ की मात्रा होगी, हस्ताभ्याम। ते एकाधिका नाम ज्ञानेन्द्रियाणाम, वे एक से अधिक ज्ञानेन्द्रियों तथा च क्रियात्मक रूपेण, और क्रियात्मक रूप से हाथों का उपयोग हम कुर्वन्ति, हाथों का प्रयोग करें, मतलब वे एक से अधिक ज्ञानेन्द्रियों का उपयोग करें और साथ ही साथ में क्रियात्मक रूप से हाथों का भी प्रयोग करें। ज्ञानेन्द्रियां भी रहें, आंख भी चल रही है, समझ लो मुंह भी चल रहा है, हाथ भी चल रहा है, ये ज्ञानेन्द्रियां और हाथों का प्रयोग हुआ। ते अभ्यास पुस्तिकासु बारम वारम लिखन्ति यद्वा रेखांकनम कुर्वन्ति, वे अभ्यास पुस्तिका पर बार बार लिखें अथवा रेखांकन करें, चित्र बनाएं या रेखा से अंकित करके लिखें। और ते सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल विकास एवं ध्यान, वो सूक्ष्म गति से आत्म कौशल का विकास, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के विकास में ध्यान दें। अब ये तो उनके लिए बड़ी बात है, अभी वो प्राइमरी स्तर पे हैं, यहाँ नहीं पहुँचेंगे। और शिक्षण के अंदर कविता गाएंगे, कविता गाएंगे तब भी उतना संलग्न नहीं हो पाएंगे, पूरा शरीर संलग्न नहीं होगा, खाली कान सुनेंगे। अभ्यास पुस्तिका पे बार बार लिखेंगे, हाथ ही संलग्न होगा। लेकिन अगर वो एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करें और क्रियात्मक रूप से हाथों का भी प्रयोग करें तो अधिक संलग्न होंगे। इसलिए देखो बच्चों को, छोटे बच्चों को सुलेख लिखने दिया जाता है, सुलेख देखेंगे भी, और साथ ही बोला जाता है, कहा भी जाता है कि बोल के लिखो, बोल के पढ़ो। तो बोल के लिखने पढ़ने में हाथ का प्रयोग हो रहा है, आंखों का प्रयोग हो रहा है, दिमाग का तो प्रयोग हो ही रहा है। और बोल के अगर लिख रहे हैं, अक्सर देखोगे छोटे छोटे छात्र जो होते हैं बोलते भी हैं, देखते भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। जब मैं खाना खा चुका था, ऐसे बोल के लिखते हैं। तो यही ज़्यादा सही है कि एकाधिकानाम ज्ञानेन्द्रियाणाम तथा क्रियात्मक रूपेण हस्ताभ्याम प्रयोगम कुर्वन्ति। 115 नंबर पे दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न फिर है, पंचम कक्षायाः छात्राः कथयति, अगला प्रश्न है कि पंचम कक्षायाः छात्राः कथयति
अहम स्वकीयं कार्यम अध्यापकाय प्रदानात् पूर्वं निःशेषेण परिशोधनार्थम अंतिम रूपेण पश्यामि छात्रस्य कथम स्तरोस्ति लेखनस्य। छात्र कथम माने कौन सा, अब देखो यहाँ लिखा है कथम, कौन सा, कौन सा, तो छात्र का कौन सा स्तर है लिखने का, लेखन का कौन सा स्तर है। मतलब 5वीं कक्षा का एक छात्र कहता है कि मैं अपने कार्य को अध्यापक को देने से पूर्व, प्रदानात् पूर्वम देने से पहले, निःशेषेण मतलब पूर्ण रूप से, परिशोधन के लिए अंतिम रूप से देखता हूं। मतलब क्या छात्र कहता है, जैसे कापी सबकी जमा कराई जा रही है, कुछ लिखाया होगा अध्यापक ने, कापी जमा कराते से पहले अध्यापक, छात्र बोलता है 5वीं कक्षा का कि मैं कापी देने से पहले एक बार फिर से इसको देख लूंगा शोधन करने के लिए। अभी शोधन करने के फिर से देखूंगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि छात्र का ये कौन सा स्तर है लेखन का। छात्र अध्यापक को कापी देने से पहले वो अंतिम रूप से एक बार फिर से शोधन कार्य करना चाहता है। तो छात्र का लिखने का कौन सा स्तर है लेखन का। पहला है प्रारूप निर्माण करना, दूसरा है पुनः प्रारूप निर्माण करना, तीसरा टंकण शोधन, चौथा सहयोगी मूल्यांकन। तो प्रारूप निर्माण नहीं कर सकते इतनी देर में। प्रारूप निर्माण करने के लिए मतलब बनाना, तो प्रारूप निर्माण इतनी आसानी से नहीं होती। पुनः प्रारूप भी नहीं निर्माण होगा। प्रारूप निर्माण मतलब फिर से प्रारूप बना के लिख देना, पुनः प्रारूप मतलब दोबारा लिख देना। टंकण संशोधन और सहयोगी मूल्यों का सहयोगी मूल्यांकन भी नहीं हो सकता है। एक दूसरे से देख के मूल्यांकन कर ले अपना सही क्या गलत क्या, ये भी नहीं हो सकता। टंकण संशोधन जरूर हो सकता है कि एक बार देख ले कहीं हमने गलत तो नहीं लिखा है। टंकण संशोधन मतलब अशुद्धियों का संशोधन करना, कि अशुद्धि संशोधन तो नहीं है, यही विकल्प इसका सही होगा। अगर जैसा हम आप लोग भी जो लोग शिक्षक होंगे जानते होंगे, जब छात्र बढ़िया छात्र है जो कुशाग्र बुद्धि वाला है, तो अंत में कापी जमा करने में सर 1 मिनट देख ले जरा, सर 1 मिनट देख ले जरा। अब सर 1 मिनट देख ले तो वो क्या देखेगा उतनी देर में, क्या लिख डालेगा, क्या प्रारूप का निर्माण कर लेगा, क्या बगल से नकल कर लेगा। वो खाली ये देख रहा कि हमने सब प्रश्न सही किए हैं कि नहीं किए हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रखी। ये है टंकण संशोधन। ठीक है, तो ये है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 117 का कि कथम उपागम। समझ गए होगे कौन सा उपागम, उपागम या कहो या पद्धति कहो, कौन सा उपागम भाषा कक्षायाम बालकान तेषाम स्वाभाविकाम भाषाम भाषणाय प्रोत्साहयति। मतलब कौन सा उपागम ऐसा है जो भाषा कक्षा में बालकों को उनके स्वाभाविक रूप से भाषण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। भाषण करने का मतलब भाषण देने की बात नहीं हो, बोलने की बात हो रही है। तो कौन सा ऐसा है विकल्प जो उनको जो है स्वाभाविक रूप से भाषा बोलने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब इसके लिए विकल्प दिए गए, एक वही 4 विकल्प ऊपर दिए जा चुके हैं। प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि और सभ्य भाषिक विधि। तो संप्रेषणात्मक आप पढ़ चुके हो, ऊपर संप्रेषणात्मक का एक प्रश्न आ चुका है, अभी जल्दी ही एक प्रश्न आया है यहाँ देखिए। ये कहाँ चला गया, ये थोड़ा मिस्टेक हो के हमको लग रहा है, नीचे चला गया है। फिर से इसको फिर से ओपन करते हैं। ये देखिए यहाँ से एक प्रश्न ऊपर जो है आ चुका है, ये देखिए यहाँ एक प्रश्न आ चुका है। ये देखिए फिर से, इससे पहले कि शिक्षार्थियों के वास्तविक जीवन के संबंध में भाषा उपयोग के लिए कौन सी पद्धति उपागम मुख्य है। वहाँ भी 4 विकल्प यही आए हैं। देखो, प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि और सभ्य भाषिक विधि। यहाँ पर वास्तविक जीवन के संदर्भ में कौन सही है, संप्रेषणात्मक उपागम सही है। अब आगे जो प्रश्न आया है वो देखिए, प्रश्न कैसा आया है। वो प्रश्न यहाँ आया है 117 नंबर पे। देखिए ये कह रहा है कि कौन सा उपागम या पद्धति भाषा कक्षा में बालिकाओं को उनके स्वाभाविक रूप से भाषा भाषण में प्रोत्साहित करता है। वहाँ तक था वास्तविक जीवन में कौन सा सही था, तो संप्रेषणात्मक सही था। लेकिन अब यहाँ पर संप्रेषणात्मक सही नहीं होगा। यहाँ कहा गया है बालकों को उनके स्वाभाविक रूप से भाषा को बोलने में प्रोत्साहित कौन करता है। वहाँ वास्तविक जीवन में बोलने के लिए कौन करता था, तो वास्तविक जीवन में बोलने के लिए ये करता है। लेकिन यहाँ कहा गया है स्वाभाविक रूप से बोलने में कौन करता है, तो स्वाभाविक रूप से बोलने के लिए प्राकृतिक उपागम और सभ्य भाषिक नहीं करता है, वास्तविक बोलने के लिए प्रत्यक्ष विधि करती है। ये दोनों सही नहीं, बल्कि तीनों सही नहीं। प्रत्यक्ष विधि ऐसी विधि है जो उनके स्वाभाविक रूप से भाषा को बोलने में प्रोत्साहित करती है। प्रत्यक्ष विधि क्या है ये भी आप जान लो एक बार। प्रत्यक्ष विधि है ये, देखिए प्रत्यक्ष शिक्षण विधि क्या है। तो प्रत्यक्ष शिक्षण विधि ये
कहते हैं प्रत्यक्ष शिक्षण विधि, जिसे कभी कभी प्राकृतिक विधि भी कहा जाता है, और जिसका उपयोग अक्सर लेकिन विशेष रूप से नहीं विदेशी भाषाओं के शिक्षण में किया जाता है। अक्सर किया जाता है, कभी कभी नहीं भी किया जाता है। शिक्षार्थियों की मातृभाषा के उपयोग करने से परहेज करती है और केवल लक्ष्य भाषा का उपयोग करती है। इसकी स्थापना लगभग 1900 में इंग्लैंड में हुई थी। व्याकरण, अनुवाद विधि और अन्य पारंपरिक दृष्टिकोणों के साथ सीजे डॉडसन की द्विभाषिक विधि से भिन्न है। इसे 1970 के दशक में बर्लिन एलायंज फ्रांसिस और इन लिंगुआ स्कूल ऑफ लैंग्वेजेज जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भाषा विद्यालयों द्वारा अपनाया गया था। अमेरिकी विदेश विभाग के विदेश सेवा संस्थान के कई भाषा विभागों ने 2012 में इस विधि को अपनाया था। और इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ थोड़ा ये भी देख लीजिए, जैसे कि यहाँ कहा गया, पूरा इसको हम नीचे तक ले आए हैं। देखिए, प्रत्यक्ष विधि को लिखा, प्रत्यक्ष विधि को प्राकृतिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसे व्याकरण अनुवाद विधि के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य शिक्षार्थी को लक्ष्य भाषा के क्षेत्र में सबसे स्वाभाविक तरीके से ले जाना है। इस मुख्य उद्देश्य विदेशी भाषा पर पूर्ण पकड़ प्रदान करना है। मुख्य लक्ष्य शिक्षार्थी को लक्षित भाषा और वाक्यांशों शब्दावली को समझने में सक्षम बनाना है। ये अधिक स्वाभाविक तरीका मातृभाषा सीखने के समान ही है। तो स्वाभाविक रूप से जो आप शिक्षण की बात किए थे, उसके लिए यही विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। पहले का भाषा बालकन तेसन स्वाभाविक भाषा में भाषणाएं कौन प्रोत्साहित है, तो स्वाभाविक रूप से ले जाने के लिए कौन करता है, तो यही प्रत्यक्ष विधि ही स्वाभाविक रूप से ले जाने के लिए काम करती है। आप पढ़ के आए हैं। अगला प्रश्न है 118 नंबर का कि द्वितीय कक्षायाः छात्रेभ्यः एकाध्यापिका विविधाभिः शिक्षण अधिगम सामग्र्याः यहाँ हालत होना चाहिए संग्रहम इच्छति अधोंकितेषु शिक्षण अधिगम सामग्र्यै कतमः निकषः नोचितः। अब यहाँ लिखा नोचिता कौन सा सही नहीं है, कौन सी कसौटी सही नहीं है, तो लिखा है इसका मतलब दूसरी कक्षा के छात्रों की एक अध्यापिका विविध शिक्षण अधिगम सामग्री को संग्रह करना चाहती है। दूसरी कक्षा की अध्यापिका है और दूसरी कक्षा के छात्रों के लिए अधिगम सामग्री आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे, जिनसे बच्चों को जिनको दिखा करके या जिनको समझा करके ही अध्यापन कार्य किया जाता है, वो अधिगम सामग्री कहलाती है, जिससे बच्चे अधिगम कर सकें, उनका ध्यान वहीं रह भटके ना। तो दूसरी कक्षा की अध्यापिका है जो अधिगम सामग्री का संग्रह करना चाहती है। अधोंकितेषु शिक्षण अधिगम सामग्री, नीचे लिखी हुई शिक्षण अधिगम जो सामग्रियाँ, ये सब सामग्रियाँ लिखी हैं, इनमें से कौन सा सही है, कौन सी सामग्री उचित है, किसका चयन करना चाहिए। तो पहला है अस्याः अवस्थायाः छात्रेभ्यः चयनिता सामग्र्यः सुरक्षिता स्यात्। इस अवस्था के छात्रों के चयनित सामग्री को ही सुरक्षित करके रखा जाए। दूसरा दिया गया है कि हाँ, इनमें से नोचिता है, ध्यान रखना कि उचित नहीं है, मतलब एक नहीं उचित है, 3 उचित है। चयनिता सामग्री तादृशा स्यात् या छात्रेभ्यः अन्वेषणे प्रयोगे जिज्ञासायां च प्रभूतानि अवसराणि संपादयेत् है, मतलब ऐसी सामग्री का चयन किया जाए जो छात्रों को अन्वेषण करने में, किसी चीज़ को ढूंढने में, खोजने में, प्रयोग में और उनकी जिज्ञासा को शांत करने के अत्यधिक अवसर मिले। मतलब छात्र इनको देख करके कुछ नई चीज़ का डिस्कशन भी कर सकें, नई चीज़ का खोज भी कर सकें, इनका प्रयोग भी कर सकें और इनकी जिज्ञासा को शांत भी किया जा सके। जिनको ऐसे अवसर मिले, ऐसी सामग्री का चयन करना है। चयनिता सामग्रियाँ अधिमानतः स्थानीय रूपेण निर्मिता यद्वा स्थानीय रूपेण प्रापणीया स्यात् येन सुगमतया प्रतिस्थापनम भवेत्। प्रतिस्थापनम स्यात् अर्थात चयनित सामग्री अधिकांश रूप से जो है स्थानीय होना चाहिए, स्थानीय मतलब लोकल में मिल जाए और जिनको हम सुगमता से ला भी सकें, सुगमता से प्राप्त भी कर सकें। मतलब ऐसे सामग्री का चयन करें जो लोकल में हो, दूर से हमको जो है ना लानी पड़े, तो ऐसी सामग्री का हमको चयन करना चाहिए। तो और चौथे नंबर पे जो इसका विकल्प आता है वो है चयनिता सामग्रियाँ केवल बालकैः निर्मिता भवेत् और तथा च अश्लक्षण युक्ता स्यात् येन श्लक्षणं न भवेत् स्यात्। मतलब चयनित सामग्री केवल बालकों के द्वारा ही निर्मित की गई हो, बड़े लोग हाथ न लगाए हों और ज़्यादा फिसलन वाले ना हो कि छूटे गिरे टूट जाए, ऐसी सामग्री नहीं होनी चाहिए। अब 4 विकल्प आपके सामने। पहला विकल्प यह है कि इसी अवस्था के छात्रों के द्वारा चयनित की गई हो, मतलब जो अध्यापिका दूसरी कक्षा के लिए शिक्षण सामग्री का संग्रह करनी चाहती हैं तो वो द्वितीय कक्षा के ही
अवस्था वाले छात्रों के लिए चयनित की गई हो, ये पहला है विकल्प है। चयनित सामग्री वैसी हो जैसे छात्र को अन्वेषण करने में, प्रयोग करने में, जिज्ञासा को शांत करने के अवसर प्राप्त हों। तीसरा है चयनित सामग्री विशेष रूप से स्थानीय होना चाहिए, जिससे आसानी से प्राप्त कर सकें, परिवर्तन कर सकें, दोबारा ला सकें और स्थापित कर सके, ज़्यादा मेहनत करना पड़े हमको। और चौथा है कि चयनित सामग्री केवल बालकों के द्वारा निर्मित हो और फिसलन युक्त ना हो। फिसलन युक्त ना होने का मतलब ये है ऐसा ना हो तो गिरे टूट जाए। तो यहाँ पर जो है चारों में से कौन सी उचित नहीं है, तो ये उचित है, क्योंकि जब दूसरी कक्षा का अध्यापिका है तो उसी अवस्थक छात्रों के लिए लेगी ना। दूसरा विकल्प है चयनित सामग्री वैसी हो जो अन्वेषण आदि करने में, जिज्ञासा शांत करने में, बिल्कुल होना चाहिए। बच्चे नई चीज़ तभी सीखेंगे जब उनकी सामग्री उचित होगी। और तीसरे नंबर पर फिर आता है चयनित सामग्री अधिमानता स्थानीय रूपेण निर्मिता, बिल्कुल स्थानीय रूप से निर्मित होनी चाहिए। जब स्थानीय रूप से निर्मित हो, स्थानीय होगी, वहाँ पर निर्मित की गई होगी, तो उसको लाना भी आसान होगा, बदलना भी आसान होगा, कोई समस्या होगी तो उसका समाधान भी आसानी से मिल सकता है। और बालकों के द्वारा निर्मित, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे ही बनाए हों, बड़े भी हाथ लगाएं। बच्चों को ज्ञान में वृद्धि करनी है, उनको सिखाना है, बनाए चाहे जिसने हो। तो यही विकल्प सही, यही उचित नहीं है। तो उचित नहीं है तो यही सही है। 119 नंबर का प्रश्न आता है, और 119 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्यायाः रूपरेखायां निर्देशितान् कौशलान् अधिगन्तुं छात्राणां सहभागिताम् अनुमोदयितुं समावेशी स्वागत योग्य आनंददायक वातावरण सृजनाय अधोंकिते सर्वाधिकम किम उपयुक्तम। मतलब यह है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में निर्देशित कौशलों को ग्रहण करने में छात्रों की सहभागिता का अनुमोदन का समावेश करना, स्वागत योग्य आनंददायक वातावरण का निर्माण करना, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या है। मतलब ये है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में निर्देशित कौशलों को ग्रहण करने के लिए छात्रों की सहभागिता, अनुमोदन और समावेश स्वागत योग्य हो और आनंददायक हो वातावरण का सृजन करें। जब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा निर्धारित की जाए तो उसमें छात्रों के लिए आनंददायक वातावरण भी हो, स्वागत योग्य भी हो और समावेशी भी हो, आनंददायक वातावरण का सृजन भी हो। इसके लिए चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, किसका चयन हमको सबसे ज़्यादा करना चाहिए, जिससे बच्चों को आनंददायक वातावरण का निर्माण भी मिले, मतलब बच्चों के लिए आनंददायक वातावरण का निर्माण भी हो और स्वागत योग्य भी हो, और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में ऐसी चीज़ें समावेशित की जाएं। कौन सी हैं? तो नंबर 1 पे दिया गया है प्रचंड सूर्यातप समय बाह्य क्रियाकलापास्थाने आंतरिकम क्रियाकलापम। मतलब ये चीज़ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में सम्मिलित की जाए कि प्रचंड सूर्य के ताप के समय में जो बाह्य क्रियाकलाप हैं उनके स्थान पे आंतरिक क्रियाकलाप हों। मतलब बाहरी जगह में क्रियाकलाप छात्र ना करें, घर के अंदर बैठ कर करें या कमरे में बैठ करके करें, इसको शामिल करना उचित है। या मुख्य रूपेण छात्राणाम उत्तम स्वास्थ्य अर्थम कल्याणार्थम च योजना निर्माणम, और मुख्य रूप से छात्रों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए और कल्याण के लिए योजना का निर्माण किया जाए। उत्तम स्वास्थ्य छात्रों का रहे और छात्रों का कल्याण होता रहे, इसके लिए योजना निर्माण करके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में शामिल किया जाए, जिससे बच्चों को आनंददायक वातावरण का निर्माण मिल सके। तीसरा है विकासस्य विविधाभि बालानां कार्यस्य प्रदर्शनम, विकास के विविध विधाओं के साथ में बालकों के कार्य का प्रदर्शन हो, यह शामिल करना उचित है। या मनोहार्यपकर्षाय परिवेशाय कक्षा से अलंकरणम, मनोहारी मतलब सुंदर दिखे कक्षा, इसके लिए कक्षा को बढ़िया सजा के रखें। अलंकरणम सजाना, तो कक्षा को सजा के रखें, मतलब या 4 चीज़ें शामिल करना है। कहा गया 4 में से कौन सा शामिल किया जाए जो बच्चों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। बच्चों को देख के, हम पहले भी बता चुके हैं सीटेट में बच्चों को ध्यान में रख करके ही आपको सारा काम करना, वो भी ज्ञान को ध्यान में रख, अधिगम को ध्यान में रखें। तो बच्चों को ध्यान में रख करके अगर आप कुछ काम करते हैं तो वो सब पॉजिटिव माना जाएगा, वो सब उचित है। तो वही लिखा प्रचंड सूर्य के आतप, मतलब धूप में का समय में बाहरी जो क्रियाकलाप उनको हटा के अंदर किया जाए, ये उचित है। या मुख्य रूप से छात्रों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए किया जाए, ये उचित है। या विविध विद्यार्थियों के विविध विकास के लिए कार्य किया जाए, ये उचित है। और या फिर कक्षा को सजा के रखा जाए, यह उचित है। क्या उचित है? तो भैया कक्षा को सजाने से बच्चों का कोई लाभ नहीं है,
और सूर्य में बाहर निकलने में अगर उनको धूप लगेगी तो भविष्य में जीवन बहुत बड़ा है, पता नहीं कहाँ कहाँ धूप लगेगी, फिर वो बहुत ही नाजुक बन जाएंगे। और मुख्य रूप से छात्रों के उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अगर आप चाहते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा सोचने की नहीं जरूरत है, बस उसके विकास के लिए विविध प्रकार के विधाएं क्रियाएं करना है, बालकों को ये शामिल करना है, बालकों से विविध बालकों के कार्य का प्रदर्शन होना चाहिए, ये ज़्यादा उचित है। तो विकल्प सी इसका सही होगा। और 120 नंबर पे है प्रारंभिक स्तरे अधोंकितेषु कतमः पाठ्यपुस्तकस्य योजना या सिद्धांतो नास्ति, अर्थात पाठ्य प्रारंभिक स्तर पर निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक, आप देखो कतमः शब्द का अर्थ आप जान गए होंगे, इससे पहले नहीं जानते रहे होंगे, अब एक बार बार आया ना, और ये कतमः बार बार जब आया है तो उसको आपके दिमाग में बस जाना भी चाहिए, ठीक है। तो लिखा प्रारंभिक स्तर पर नीचे लिखे हुए कौन सा पाठ्य पुस्तक की योजना सिद्धांत नहीं है, पाठ्य पुस्तक के योजना का सिद्धांत नहीं है, कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो पाठ्यचर्या सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत और शिल्प विज्ञान सिद्धांत। तो भैया प्रारंभिक स्तर के नीचे लिखे हुए में पाठ्य पुस्तक की योजना का सिद्धांत ये तीनों हैं, पाठ्यचर्या भी है, प्रस्तुतिकरण भी है, शिल्प विज्ञान भी है, बस ये जो है प्रत्यक्ष सिद्धांत इनमें शामिल नहीं किया गया है, तो प्रत्यक्ष सिद्धांत को ही जो है नहीं माना जाएगा, ठीक है। प्रत्यक्ष सिद्धांत को देखते हैं हम क्या है, इसके लिए हम नोट से शायद प्रत्यक्ष सिद्धांत का भी बना रखे हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं अगर मिलता है तो आपको दिखाते हैं। प्रत्यक्ष सिद्धांत का नोट्स मिलता है तो देखते हैं, इसमें है प्रत्यक्ष सिद्धांत है, ये देखिए मिल गया। अब प्रत्यक्ष सिद्धांत क्या है जानो। प्रत्यक्ष सिद्धांत पाठ्यविद एक दार्शनिक और समाजशास्त्रीय विचारधारा है। प्रत्यक्ष सिद्धांत क्या है, दार्शनिक और समाजशास्त्रीय विचारधारा है, जो मानती है कि सच्चा और वैध ज्ञान केवल वैज्ञानिक तरीकों, अवलोकन और अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। यह धार्मिक, आध्यात्मिक या तत्व मीमांसा विचारों को अस्वीकार करता है और तथ्यों पर आधारित ज्ञान की वकालत करता है, जिसमें समाजशास्त्र को भी एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है, जैसा कि फ्रांसीसी समाजशास्त्री ऑगस्ट काउंटे ने प्रस्तुत किया है। मुख्य सिद्धांत क्या है, विज्ञान ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, केवल वैज्ञानिक पद्धति, अवलोकन, प्रयोग, विश्लेषण द्वारा ज्ञान प्राप्त करना ही मान्य है, अन्य तरीके जैसे अंतर्ज्ञान, अर्थहीन। अब इसमें इतना हमने बता दिया, बाकी और भी चीज़ें इसमें शामिल हैं, उनको बताने से पहले आपको बता दें कहा गया है प्रत्यक्ष सिद्धांत है क्या, तो प्रत्यक्ष सिद्धांत एक दार्शनिक और समाजशास्त्रीय विचारधारा है। और जबकि प्रश्न वहां क्या कहा गया था, प्रश्न वहां यह कहा गया था कि अब ये समझ गए प्रत्यक्ष सिद्धांत क्या है, प्रत्यक्ष सिद्धांत दार्शनिक और सामाजिक विचारधारा है। अब यहाँ प्रश्न क्या था, प्रश्न था कि प्रारंभिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक योजना का सिद्धांत नहीं है, तो भैया वो दार्शनिक विचारधारा है, और ये पूछ रहा है पाठ्य पुस्तक का सिद्धांत योजना। अब पाठ्य पुस्तक का योजना, तो पाठ्य पुस्तक की योजना का सिद्धांत ये है, ये है, ये है, ये है, लेकिन ये नहीं है, और ये नहीं है इसीलिए सही है, क्योंकि इसको इसीलिए सही माना गया है क्योंकि क्या है, प्रारंभिक स्तर पर कौन सा पाठ्य पुस्तक योजना का सिद्धांत है, यही सिद्धांत नहीं है, बाकी तो तीनों सिद्धांत हैं। ये पाठ्यचर्या सिद्धांत भी है, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत भी, शिल्प विज्ञान सिद्धांत भी है, लेकिन प्रत्यक्ष सिद्धांत नहीं। ध्यान रखना, प्रत्यक्ष सिद्धांत भी है, प्रत्यक्ष विधि भी है। ऊपर प्रत्यक्ष विधि भी आप पढ़ के आए हैं, वो प्रत्यक्ष विधि इसमें शामिल है, लेकिन प्रत्यक्ष सिद्धांत शामिल नहीं है, क्योंकि ये दार्शनिक और समाजशास्त्रीय विचारधारा है, ठीक है। तो आज देखिए हमने जो आपको हल कराया है प्रश्न पत्र, ये 2024 के जनवरी का प्रारंभिक स्तर का प्रश्न पत्र था, जो आज अब कंप्लीट हो गया है। 3 भागों में देने का कारण ये था कि छोटे छोटे वीडियो बनाना चाह रहे थे, अगली बार से हम इसको 2 ही भागों में उपलब्ध कराएंगे। पहले भाग में होगा केवल और केवल जो है 2 पैराग्राफ होंगे, और दूसरे भाग में इसका पेडागॉजी होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आपको ये पूरा कराया, साथ ही साथ में हमने आपको कुछ PDF भी नोट्स भी उपलब्ध कराया बीच बीच में पॉइंटों को लेकर के, और अगले प्रश्न पत्रों से हम ये इस तरह के नोट्स उपलब्ध कराते रहेंगे, बीच बीच में पॉइंट जो आएंगे उनके नोट्स बना के प्रस्तुत करेंगे, और 1-2 पेपर हल कराने के बाद हम कुछ इसके मुख्य मटेरियल को भी आपको पढ़ाएंगे। मुख्य जो सिलेबस का मुख्य बिंदु हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, उस पर हम आपको मटेरियल उपलब्ध कराएंगे। तो 2 प्रश्न पत्र हल कराने के बाद एक कंप्लीट हो गया, एक और कराएंगे, उसके बाद हम मटेरियल उपलब्ध कराएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।